नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनाव का दौर शुरू हो जाता है तो नया दौर का ख्वाब दिखाने वाले इलाके में चारों दिशाओं से पहुंचने लगते हैं। थैली लेकर पहुंचने वाले ये लोग पोटली वालों के सामने अपनी झोली फैला देते हैं। उन्हें लगता है कि सियासत में निवेश करने का सबसे मुफीद मौका चुनाव होता है। बिहार में भी चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ चंद महीनों के लिए प्रवास करने वाली पार्टियों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। इन सियासी प्रवासियों के दावे लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन नतीजा भी सामने आ जाता है। थैली खाली हो जाती है और पोटली भी खाली रह जाती है। दरअसल जनता को भी बखूबी एहसास होता है कि प्रवासियों के दावों की आयु चुनाव की तारीखों से ज्यादा नहीं होती है, लगभग उतनी ही जितनी किसी चुनाव जीतने वालों की बनाई गई योजना की। अगर इसकी हकीकत करीब से देखना चाहते हैं तो पटना के राजकीय आयुर्वेद की असलियत जान लीजिए और पलामू की जमीन का दर्द भी जान लीजिए, जहां पिछले 44 साल में 19 बार सूखा पड़ चुका है। इसलिए आज पुरवैया डीएनए को गंभीरता से देखिए। पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात बिहार की सियासत की। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई प्रवासी राजनीतिक दल यानी दूसरे राज्यों में सक्रिय दल भाग्य आजमाने बिहार आ रहे हैं। झारखंड की जीएमएम, महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मेघालय की नेशनल पीपुल्स पार्टी, हैदराबाद की निजाम परिवार से जुड़ी अंबेडकर कांग्रेस पार्टी, यूपी की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख है। इन पार्टियों का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी सियासी दायरा बढ़ाने के लिए ये पार्टियां बिहार के चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। लेकिन बिहार चुनाव का इतिहास बताता है कि बिहार में दूसरे राज्यों की बड़ी पार्टियां बिहार की राजनीति में अपना छाप नहीं छोड़ पाई। 2000 से 2010 तक हुए 4 चुनावों का इतिहास अगर आप देखें तो अपने अपने राज्यों में शासन की बागडोर संभालने वाली 3 प्रमुख पार्टियां बीएसपी, एनसीपी और एसपी 2-4 सीटों पर छोड़कर बाकी पर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। 2010 के चुनाव में तो इन दलों का खाता भी नहीं खुला। बिहार में वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में 8 राष्ट्रीय पार्टियां मैदान में थीं। 8 में से 2 बीएसपी और एनसीपी थी। अविभाजित बिहार में हुए इस चुनाव में बीएसपी 249 सीटों पर लड़ी, लेकिन पार्टी को मात्र 1.89% वोट आए और 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। 241 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। वर्ष 2000 में एनसीपी 182 सीटों पर चुनाव लड़ी, पर पार्टी का खाता तक नहीं खुला। 178 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और पार्टी को मात्र 1.35% वोट मिले। वहीं वर्ष 2000 में समाजवादी पार्टी 122 सीटों पर लड़ी थी, इसका भी खाता नहीं खुला। 1.41% वोट लाने वाली समाजवादी पार्टी 118 सीटों पर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। वर्ष 2005 में पहली बार फरवरी में चुनाव हुए, लेकिन किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद फिर नवंबर में चुनाव हुए। इन दोनों चुनाव में बीएसपी, एनसीपी और एसपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। फरवरी 2005 के चुनाव में बीएसपी ने 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें मात्र 2 सीटों पर उसे जीत मिली और 228 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। हालांकि इस चुनाव में बीएसपी को 4.41% वोट जरूर मिले। नवंबर 2005 के चुनाव में बीएसपी ने 212 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें 4 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे और 201 की जमानत जब्त हो गई। इस चुनाव में बीएसपी को 4.17% वोट मिले। बात एनसीपी की। फरवरी 2005 के चुनाव में एनसीपी ने 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें 3 पर जीत हासिल हुई और 25 पर जमानत जब्त हो गई। नवंबर 2005 में एनसीपी मात्र 8 सीटों पर चुनाव लड़ी, 1 सीट पर उसे सफलता मिली और 3 पर जमानत जब्त हो गए। एनसीपी को फरवरी 2005 के चुनाव में 0.98% और नवंबर 2005 के चुनाव में 0.79% वोट मिले। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 141 सीटों पर लड़ी, 4 पर सफलता मिली और 131 पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तब समाजवादी पार्टी को 2.69% वोट मिले थे। नवंबर 2005 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 158 सीटों पर लड़ी, 2 पर सफलता मिली और 150 पर जमानत जब्त हो गई। तब समाजवादी पार्टी को 2.52% वोट मिले थे। 2010 का विधानसभा चुनाव इन पार्टियों के लिए किसी बुरे सपने के समान थे। एनडीए की लहर में बीएसपी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। बीएसपी 239 सीटों पर लड़ी और 236 पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।
एनसीपी 171 सीटों पर लड़ी और 168 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। समाजवादी पार्टी 146 सीटों पर लड़ी और सभी सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। बिहार में एक बार फिर ये प्रवासी दल ताल ठोकने को तैयार हैं, लेकिन इनके इतिहास को देखें तो इनसे कोई खास उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में इन दलों को सफलता क्यों नहीं मिलती, तो उसका सबसे बड़ा कारण है इन पार्टियों का राज्य में जनाधार नहीं है। पार्टी के लिए कमिटेड कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है। चुनाव के समय उन लोगों को ये पार्टियां टिकट देती हैं जिन्हें दूसरे दलों ने नकार दिया हो। बिहार में बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी के बीच सियासत घूमती रहती है। इन पार्टियों का संगठन मजबूत है, कमिटेड कार्यकर्ता हैं। यही कारण है इन पार्टियों के सामने प्रवासी पार्टियां कहीं नहीं टिकती हैं। आगे बढ़ते हैं। देसी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा की बात केंद्र हो या राज्य, दोनों सरकारें करती हैं, लेकिन ये दावे जमीन पर कितने उतर पाते हैं, सवाल इस बात को लेकर है। अब देखिए, बिहार का इकलौता सक्रिय आयुर्वेद कॉलेज बंद होने की कगार पर है। कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिले हैं और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर मान्यता खत्म करने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो देश का दूसरा सबसे बड़ा आयुर्वेद कॉलेज अब इतिहास बनकर रह जाएगा। 1926 में सरकार ने बिहार में राजकीय आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना की। उम्मीद की जा रही थी कि यहां से निकलने वाले छात्र सस्ती और अच्छी आयुर्वेद चिकित्सा लोगों को उपलब्ध करा सकेंगे, लेकिन देश का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक कॉलेज आज बंद होने की कगार पर है। सवाल ये उठते हैं कि आखिर ऐसी नौबत आई है तो क्यों? पटना का राजकीय आयुर्वेद कॉलेज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा आयुर्वेद कॉलेज है, लेकिन आज यह प्रतिष्ठित कॉलेज सरकारी उपेक्षा का शिकार है। दिल्ली गए, वहाँ गए तो हमको वहीं के मेंबर लोग कहने लगे कि क्या चीज़ का अंडरटेकिंग लेने आई हैं। आपके यहाँ जनवरी में हम विजिट किए, 8 महीना आज होने जा रहा है, अभी तक आप शॉर्टकमिंग को पूरा नहीं कर के आई। तो किसी तरह से उन लोगों से हम अनुनय विनय, माने जो अपने संस्था के हित की जो बात थी, हम फिर एक बार रिक्वेस्ट किए कि ऐसा किया जाए सर, हमको टाइम दिया जाए, हम फिर सरकार के पास जाते हैं। और फिर आकर के हमने सूचना दे दी है और अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं कि हम अपने स्तर से भी इस कार्य को कर लें। देश में आयुर्वेदिक कॉलेजों को मान्यता देने वाली संस्था सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण कॉलेज की मान्यता खत्म करने की चेतावनी दी है। बक्सर, बेगूसराय, दरभंगा और भागलपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज पहले ही बंद हो चुके हैं। सीसीआईएम ने साल के अंत तक हर हाल में 5 हायर फैकल्टी, 9 मॉडर्न फैकल्टी, लैब टेक्नीशियन और लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। पटना के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में हर साल 40 छात्रों का एडमिशन होता है, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण हर साल कई छात्र कॉलेज छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं। साल 2009 में 40 सीटों पर दाखिला हुआ, लेकिन अब उस बैच में केवल 3 ही छात्र बचे हैं। साल 2010 में 40 छात्रों का दाखिला हुआ, अब केवल 5 बचे हैं। 2011 में दाखिला लेने वाले 40 में से 9 और 2012 में 40 में से 12 छात्र बचे हैं, जबकि 2013 में मान्यता नहीं मिल पाने के कारण एडमिशन नहीं हो सका। भविष्य को लेकर चिंता तो होती है, जब अगर कॉलेज को मान्यता नहीं मिलेगी, इससे तो हमारा फ्यूचर तो अफेक्टेड होगा, क्योंकि अगर हम आगे चल इंटर्नशिप में जाएंगे या फिर आगे जाएंगे पीजी के लिए फ्यूचर का सोचना पड़ेगा ना। कमी है जो कि मतलब अभी तक पूरी नहीं हो पाई, और प्लस सरकार यहाँ पे ध्यान भी नहीं देते है। कॉलेज में अधिकारियों और कर्मचारियों के कई पद खाली हैं। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। पदाधिकारियों को कुछ को तो फरवरी से ही बाकी है वेतन, और कर्मचारी को मई महीना से वेतन बंद है। मई में आवंटन नहीं था और 31 मई को प्राचार्य रिटायर कर गए हैं। उसके बाद से विभाग का चक्कर लगाते लगाते थक करके चीफ सेक्रेटरी तक हम लोग गए।
और यहाँ धरना, काला बिल्ला लगाना या विभिन्न तरह का कार्यक्रम भी हम लोगों ने किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वेतन नहीं मिल रहा, अब क्या कहा जाए, 1 महीना नहीं मिलता है तो कितनी परेशानी हो सकती है। और मैं अकेले अनुकंपा पर नौकरी करती हूँ, मैं अपने बच्चों के एकमात्र अभिभावक हूँ। मैं अपने बच्चों को ऐसा हुआ कि मैं लखनऊ में दी थी उसको कोचिंग के लिए, इंस्टॉलमेंट पहला दिया हमने, दूसरे इंस्टॉलमेंट नहीं देने की वजह से मेरे बच्चे को वहाँ से हटा दिया गया। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के हालात तब हैं जब खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पिताजी ने इस कॉलेज से पढ़ाई की थी। अब अंदाजा लगाइए कि देसी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की सरकारी दवा कितनी सही है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। इसमें विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। भारत दुनिया में औषधीय जड़ी बूटियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और शायद इसलिए इसे बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का वनस्पति उद्यान कहा जाता है। भारत में करीब 70% आधुनिक दवाइयां प्राकृतिक उत्पादों से बनाई जाती हैं। पारंपरिक दवाइयां और विदेशी बाजारों की मांग के अनुसार दवाइयां बनाने में भी औषधीय पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इसके उभरते हुए वैश्विक कारोबार में भारत का हिस्सा मात्र 1.6% है। विकासशील देशों में करीब 80% आबादी प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार के तौर पर पौधों, पशुओं और खनिजों से जुड़े प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल करती है। चिकित्सा की देशी विधियों में करीब 800 और प्राचीन साहित्य में करीब 500 औषधीय पौधों का जिक्र किया गया है। वर्तमान समय में एलोपैथिक मेडिसिन में मौजूद साइड इफेक्ट के कारण हर्बल मेडिसिन लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। दुनिया भर में हर्बल दवाओं निर्माताओं की संख्या भी बढ़ रही है। पूरी दुनिया में हर्बल दवाओं का कारोबार करीब $62 बिलियन है। इसमें भारत का महज योगदान $1 बिलियन है। SlideShare.net की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर्बल मार्केट में करीब 45% योगदान यूरोपियन यूनियन का है। उत्तरी अमेरिका का इसमें 11%, जापान का 16% और आसियान देशों का योगदान 19% है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर में लोगों का रुझान भारत की इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हमारे यहाँ ज्यादातर कॉलेज बंद हो गए और जो बचे हैं वो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। पूर्व एडीएन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात पलामू की उस जमीन की जो दशकों से सूखे का शिकार होती रही, लेकिन सियासी बारिश का इंतजार भी है जो अब तक नहीं हुई। थाली से दाल लगातार गायब हो रही है और इसकी वजह जानने के लिए अर्थशास्त्र के आंकड़ों में दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। बस एक नजर उन इलाकों पर डाल लीजिए जहां दाल मिलने की उम्मीद हो सकती है, किसान के खेत। लेकिन ये खेत अब दाल के लिए काल साबित हो रहे हैं क्योंकि खेत खुद मौत के मुहाने पर खड़े हैं। पलामू को अगर झारखंड का काला हांडी कहते हैं तो आपको अजीबोगरीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हकीकत यही है। पिछले 44 साल में यहाँ 19 बार सूखा पड़ चुका है और एक बार फिर हालात वही है। धान से धन की थोड़ी बहुत आस है, लेकिन बारिश मुंह मोड़ चुकी है। नहर है और न बढ़िया आहर है, जो भी है सो छोटा मोटा आहर पर निर्भर है। वर्षा का पर ही निर्भर सब खेती है। इस स्थिति में 1000 रुपये जो किसान बोरा ला करके धान रोपे हैं, वो उनका क्या स्थिति होगा। मकई का जो रोपा हुआ है उसमें भी देखिए कि मकई जो है बढ़िया मौसम में भी नहीं है, सब धूप से मर रहा है। खेतों में पड़ी दरारें पानी के लिए मुंह बाय पड़ी हैं। हालांकि कुछ बूंदें आसमान से जमीन पर पड़ी थी और किसानों ने बिछड़े डाल दिए थे, लेकिन शरीर सुहा कर देने वाली तेज धूप में बिछड़े अपने बचपने में ही काल के गाल में समा गए हैं। अब किसान बचे हैं जो अपनी जमा पूंजी लगाने के बाद सीने पर पत्थर रखकर बैठे हुए हैं। स्थिति ऐसा है कि सुखाड़ हमारे यहाँ पड़ गया। झारखंड सरकार जो है सो कुछ अभी तक दिया भी नहीं, राज्य सरकार भी कुछ दिया भी नहीं। अब हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं। यहाँ तक कि कुएं में पानी तक नहीं है, न हरा में पानी है, न कहीं ढोला में पानी है। पानी पीला बार हम लोग छछन रहे हैं।
कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। बिहन लगले रह गइल बे, धान नहीं भइल, मकई वकई होइल, खइए नहीं, गेहूं जब उठ नहीं हुई, का से हुई, का से चैती बुनाई, पानी बा, पानियो बिन मरत है। का सरकार देत बा, चौरो देत बा, लालो काट नहीं खे कुछ, घर दूरा हमार सब गिरते बा, माटी के घर बा। पलामू सूख रहा है। कभी धान के उन्नत किस्म के लिए इलाके में कारोबारियों की भीड़ रहा करती थी, लेकिन अब पलामू पलायन करने को मजबूर हो चला है। अमित कुमार, जी मीडिया, पलामू। दरअसल सुखाड़ और अकाल पलामू की नियति बन चुकी है। मानसून के तानाशाही रवैये और सरकार के लचर रुख के कारण झारखंड का ये इलाका बीते कई सालों से सूखे की चपेट में है। नतीजा ये कि आजीविका के संकट से लेकर भुखमरी, पलायन और कृषि तक को सूखे ने प्रभावित किया है। पिछले 41 सालों में पलामू 19 बार सूखे की मार झेल चुका है। वर्ष 2009 में पलामू उस समय राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आया था, जब छतरपुर के 5000 किसानों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी थी। 1993-94 में पलामू में मशहूर पत्रकार पी साईनाथ को स्थानीय ग्रामीणों ने तीसरी फसल के बारे में बताया था। उस तीसरी फसल का मतलब था सूखा, राहत, जलाशय, कुआं, बांध बनाना और खोदना, लोगों को खाने के लिए अनाज मुहैया कराने के नाम पर लूट खसोट। पलामू इलाके में औरंगा, अमानत, कन्हर, कोयल, तहले और कदवन सिंचाई परियोजनाएं लगभग 3 दशक से लंबित हैं। इन योजनाओं पर हजारों करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन योजनाएं अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं। आपको बता दें, झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर खेती लायक भूमि में सिर्फ 1.57 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में अधिकांश जमीन पर किसान भगवान के भरोसे ही खेती करता है। सवाल है कि आखिर क्यों? शायद इसलिए कि अब तक किसानों और खेती की मूल तकनीकों पर ना तो यहाँ कोई काम हुआ है और ना ही सरकार की कोई मंशा ही रही है। अगर मंशा होती तो यकीनन तस्वीर कुछ और होती और जमीनों पर जो दरार दिख रही है वहां फसल लहलहा रही होती। एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। रेल विभाग रेल हादसों से लोगों को बचाने के लिए तमाम तरह के उपाय करता है। उसकी कोशिश रहती है कि रेल हादसों में कम से कम खून की छींटें उड़े, लेकिन रेल विभाग के ही एक ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनें वर्षों से मृत्युदूत बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा फर्क है, इस ट्रैक पर दौड़ने वाली ट्रेनों के शिकार इंसान नहीं बल्कि जानवर हो रहे हैं। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ट्रेन की चपेट में आने से एक बाघिन की मौत हो गई। गुरुवार को बाघिन का शव वाल्मीकि नगर रोड और पनियाहवा स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ी में मिला। बाघिन रॉयल बंगाल टाइगर नस्ल की थी। आशंका जताई जा रही है कि बाघिन एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर जाने के लिए रेल ट्रैक पार कर रही थी, तभी वो किसी ट्रेन की चपेट में आ गई होगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये कोई पहला मामला नहीं है जब ट्रेन की चपेट में आकर किसी जानवर की मौत हुई है। पिछले साल यानी 2014 में हरनाटाड़ वन क्षेत्र के नौरंगिया दोन के जंगल में नर रॉयल बंगाल टाइगर की मौत हो गई थी। 2010 में मदनपुर वन क्षेत्र के कांटी वन क्षेत्र के जंगल में एक बाघिन की मौत हो गई थी। 2008 में मदनपुर के नौरंगिया जंगल में एक रॉयल बंगाल टाइगर की मौत शिकारियों द्वारा लगाए गए ट्रैप में फंसकर हो गई थी। इसके अलावा 2008 और 2013 में ट्रेन की चपेट में आने से 2 गैंडों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि भारत को छोड़कर दुनिया भर में बाघों की संख्या घट रही है। भारत में दुनिया के 70% बाघ मौजूद हैं। 2010 में हुई बाघों की गणना के बाद देश में बाघों की संख्या में 30% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। 2014 में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2226 बाघ हैं। वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना में बाघों की संख्या 28 थी, लेकिन एक बाघिन की मौत के बाद यह संख्या अब 27 हो गई है। हमारे देश में ज्यादातर टाइगर रिजर्व्स के बीचों बीच रेलवे लाइन बिछे हुए हैं। हर साल सैकड़ों जानवरों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से होती है। 2010 में सिर्फ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ट्रेन से कटकर 50 हाथियों की मौत हो गई थी। दुधवा, गिर और कार्बेट जैसे टाइगर रिजर्व से होकर हर दिन ट्रेन गुजरती हैं और हर साल सैकड़ों जानवर उन जंगलों में ट्रेन की चपेट में आकर मरते हैं।
वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना में 6 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बाग वाले इलाके में है। इलाके में बेंत की झाड़ी से लेकर नदी नाले और ग्रास लैंड तक उपलब्ध हैं। ग्रास लैंड के कारण यहाँ बड़ी संख्या में शाकाहारी जानवर हैं, जिसके कारण बाघ यहाँ अपना आशियाना बनाते हैं। इसी मदनपुर जंगल के बीच से नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड गुजरा है। ट्रेन की चपेट में जानवरों को बचाने के लिए रेलवे की ओर से 18 करोड़ खर्च कर चहारदीवारी बनाई जा रही है। लेकिन चलती ट्रेन के नीचे जानवरों को आने से बचाने के लिए चहारदीवारी से कितनी सफलता मिलेगी, वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि रेलवे लाइन की घेराबंदी कर देने से बाघों और दूसरे जानवरों के विचरण में बाधा आ सकती है। इसलिए जंगल में जहां से रेलवे लाइन गुजरा है, वहां सरकार को चाहिए रेलवे लाइन के दोनों ओर गड्ढा खुदवाए, ताकि जानवर ट्रैक पर ना आ सकें। जानवरों के स्वतंत्र विचरण के लिए अंडरपास बनाया जाना चाहिए। इससे जानवरों को दूसरे क्षेत्र से संपर्क नहीं कटेगा और वे स्वतंत्र होकर भोजन की तलाश कर सकेंगे। डेंस फॉरेस्ट एरिया में ट्रेन को धीमी गति से चलाया जाना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ व्यवहारिक और तकनीकी दिक्कतें हैं, क्योंकि जानवर कभी भी ट्रेन के सामने आ सकते हैं। वैसे जंगल जहां जानवरों की संख्या ज्यादा है, वहां सतर्कता से गाड़ी चलाने के निर्देश हैं। रेलवे में इसके लिए एक टर्म है, उसका नाम है शार्प लुकआउट कॉशन, जिसके तहत अगर कोई जानवर ड्राइवर को उसके सामने नजर आता है तो रेल या मालगाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी रोकना होता है। लेकिन यात्री ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए 1.2 किलोमीटर और मालगाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी का होना अनिवार्य है। जिस तरह से ट्रेन से कटकर हर साल वन्य प्राणियों की मौत हो रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हमारी ट्रेन आज भी मृत्यु दूत का तमगा लेकर चल रही है, जो ना इंसान के लिए ठीक है, ना बेजुबान जानवरों के लिए। पूर्वैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।